अच्छा, हम लोगों ने जो टॉपिक आज स्टार्ट करना है वो इलास्टिक एंड इन इलास्टिकुलेन एंड इलास्टिकुलेन इन 1D वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिक और इन इलास्टिकुलेन में मैंने एक डिफरेंस लिख दिया। तो इलास्टिक कुलेन अगर दो बॉडीज को लाइट करें इस तरह से तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, ऐसी कुलेन को हम लोग इलास्टिक कुलेन कहते हैं। इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। हाँ जी, इस केस में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, और टोटल एनर्जी के कंजर्व रहने के साथ साथ मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों के अंदर कंजर्व रहेगी, बेशक वो इलास्टिक कोलिजन हो या बेशक वो इन इलास्टिक कोलिजन हो। तो फिर डिफरेंस क्या होता है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो लेट करें हम दो बॉडीज हैं, फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड अनदर बॉडी ऑफ मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2। अगर पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो m1 और m2 की आपस में कोलिजन होगी। कोलिजन के बाद m1 विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1 प्राइम एंड m2 विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v2 प्राइम। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इनमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ भी लगेगा और मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ भी। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो कि 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 v2 स्क्वायर, दोनों का सम इक्वल होगा कोलिजन के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जीज के सम के इक्वल। कोलिजन के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा? 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, और इन इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट निकाला था वो निकाला था v1 - v2 इज इक्वल टू -v1 प्राइम -v2 प्राइम। ऑब्वियसली आपने डेरिवेशंस नहीं करनी है एंटी टेस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं आने, तो सिर्फ आप लोगों ने रिजल्ट लिखने हैं। तो रिजल्ट यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो ये आता है v1 - v2 इज इक्वल टू -v1 प्राइम -v2 प्राइम। मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 - v2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और v2 - v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। इसका मतलब जितनी स्पीड से वो दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच करेंगी उतनी ही स्पीड से वो एक दूसरे को सेपरेट होंगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो दो बॉडीज जितनी ज्यादा स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच करेंगी कोलिजन के बाद उतनी ही स्पीड से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ से वी वन प्राइम और वी टू प्राइम आप सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वी वन प्राइम फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और उसका फॉर्मूला क्या है? m1 - m2 by m1 + m2 × v1 +2m2v2 by m1 + m2। सिमिलरली वी टू प्राइम। ये दो वैल्यूज आपको लाजमी याद होनी चाहिए, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। और इससे कुछ बेसिक केसेस है। ये चार केसेस पंजाब बोर्ड की बुक में लिखे हुए हैं, फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं लिखे हुए। ठीक है। अब जो नई फेडरल बोर्ड की इस साल बुक आई है, फर्स्ट ईयर की जो स्टार्ट होगी इस साल से, आप लोग तो सेकेंड ईयर में हो तो आप लोग पुरानी बुक ही पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है। तो अगले साल से सेकेंड ईयर की बुक भी चेंज हो जाएगी, तो फर्स्ट ईयर की भी चेंज हो चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ केसेस है। ये ऊपर वाले वी वन प्राइम और वी टू प्राइम में अगर हम m1 और m2 को इक्वल पुट करें तो हमारे पास वी वन प्राइम और वी टू इक्वल निकल आते हैं। इसी तरह वी टू प्राइम और वी वन इक्वल निकल आते हैं। ठीक है। केस टू भी सेम ही है कि अगर वी टू रेस्ट पे है और m1 और m2 इक्वल है तब भी वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज कर जाएंगी। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों केसेस, पहले दोनों केसेस से हमें ये पता लग रहा है कि अगर दो बॉडीज के मैसेज सेम है तो उनकी वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज कर कुछ जाएंगी। चेंज हो जाएगा। वेलोसिटीज इंटरचेंज करने का क्या मतलब है? फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी मोमेंट्स सेकंड को मिल जाएगी, जैसे। और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट को मिल जाएगी। वेलोसिटीज इंटरचेंज कर देंगे अगर दो बॉडीज के मैसेज क्या है? सेम है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ केस थोड़ा डिफरेंट केस है। उसमें है कि अगर एक थर्ड केस की पहले बात करें कि अगर एक मैसिव बॉडी m1 बहुत मैसिव बॉडी है जो कि एट रेस्ट है, और एक लाइटर बॉडी से जाके कोलाइड करती है, तो फिर क्या होगा? जो रेस्ट पे है हैवी बॉडी वो रेस्ट पे ही रहेगी। मतलब आप वॉल और बॉल की एग्जांपल ले लें। एक वॉल पे अगर आप बॉल फेंकें तो वॉल रेस्ट पे है, मैसिव बॉडी है, वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन बॉल जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी से टकरा कर वापस आ जाएगा। और केस नंबर फोर क्या है कि अगर दो बॉडीज में से जो लाइटर बॉडी है वो एट रेस्ट है और हैवी बॉडी मूव करती भी आ रही है, तो हैवी बॉडी वी वन है तो वी वन प्राइम वी वन ही रहा, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और वी टू प्राइम डबल हो गया वी वन से, तो जो लाइटर बॉडी है वो डबल स्पीड से मूव करने लग जाएगी। तो ये सारे केसेस आपको पता होना चाहिए, इनमें से कोई भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। एक छोटा सा एमसीक्यू करते हैं फिर हम लोग अपने मेजर टॉपिक के ऊपर चलेंगे, विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एमसीक्यू है, अ बॉल ऑफ मास m
moving with velocity v collide elastically with wall and bounce back. The change in हाँ जी। momentum of ball will be, ऑप्शन है जी, mv, 2 mv, -2 mv और 0। जी, एक बॉल है जो कि वॉल को जाकर हिट किया और बाउंस बैक कर गया। आपने उसकी मोमेंटम का चेंज बताना है बॉल के, ठीक है। ऑप्शन मैंने लिख दिए, सारे जरा आंसर करने की कोशिश करें जल्दी से। जल्दी से आंसर करें जी, बहुत ही देर का टॉपिक का थोड़ा सा काम रख दूँ। जी आंसर, आंसर करें जी, शाबाश। 0, गुड। दो बच्चों ने 0 कर दिया, एक ने -2 mv कर दिया, एक ने और 0, एक ने -2 mv, ठीक है जी। हाँ जी, देखें जी जरा, 0 क्यों होगा जी, बताएगा कोई मुझे? हाँ नहीं, आप बता दे चले। चले, हानि नहीं बताना चाह रही, कोई और बता दें। फाइनल माइनस इनिशियल सर एमवी माइनस। फाइनल माइनस फिनिश करेंगे तो उसमें जो हमारे पास पहले हम जिससे बेचेंगे एमवी से, उसी में जब माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा, उसमें तो तो जीरो वैसे ही आएगा। अगर बात करें चेंज इन मोमेंटम की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होना चाहिए? हाँ जी, ये मैंने सही बोला है। अगर हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो चेंज इन मोमेंटम तो 0 नहीं होता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। इसमें कोई मसला है किसी किस्म का, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है? हाँ जी, क्यों सही नहीं बोली रिदा, बताएं फिर। चेंज इन मोमेंटम तो 0 होता, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इस वजह से फिर जीरो होगा। हाँ, तो फिर 0 होना चाहिए ना आंसर। अच्छा देख, मैंने ये देखना रूल था के कि आप अकॉर्डिंग। लोग अपने आपने आप लोग कितना सुनते हो। मैंने कल एक बहुत बात बोली थी, मैंने कहा था मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है, सिंगल बॉडी का मोमेंटम कैन चेंज, शायद मैंने लिख भी दी थी। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है। ठीक है, ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखें रेड कलर से लिखी है, मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, बट अ मोमेंटम ऑफ अ सिंगल बॉडी कैन वेरी। सिंगल बॉडी का मोमेंटम वेरी कर सकता है, पूरे सिस्टम की बात नहीं हो रही, सिर्फ बॉल के मोमेंटम का पूछा है। ठीक है, सो अगर ये बॉल है, इसका मैस एम है, इसकी स्पीड जाने की वी है, इनिशियल वेलोसिटी वी है, बॉल से टकराया, टकरा कर वापस आया, वापस आने की स्पीड -v हो जाएगी। अब आपने चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तो पी एफ माइनस पी आई होगा, मतलब एम वी एफ माइनस एम वी आई। एम वी एफ कितना है जी? वी एफ कितना है जी? -v। वी आई कितना है? v। तो -mv -mv कितना बन जाएगा जी चेंज इन मोमेंटम? -2m। ठीक है, तो -2m में जिन लोगों ने आंसर दिए उन्होंने ठीक दिए। ठीक हो गया? चलें जी, जरा 1 मिनट रुकिएगा, मुझे 1 मिनट देकर मैं आ रहा हम्म।
जी स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने स्टार्ट करना है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर एक दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, उसकी बात जरा आगे जाके करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर हमारे कोर्स में जो प्रोजेक्टाइल है वो एक आइडियल प्रोजेक्टाइल है। और आइडियल प्रोजेक्टाइल की तीन कंडीशन है। सबसे पहले नंबर पे हमने इनिशियल फोर्स, जो फोर्स से हम बॉडी को फेंक रहे हैं, उसका रेफरेंस काउंट नहीं करना। ठीक है, इनिशियल फोर्स को हमने क्या करना है? इग्नोर करना है। दूसरा, हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। और तीसरा, हमने अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करना है। अर्थ को फ्लैट सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन के साथ हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन है। पंजाब बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो कोशिश करें फेडरल बोर्ड से टॉपिक पढ़ ले। आप लोगों की बुक में अच्छा नहीं लिखा हुआ है टॉपिक। ठीक है, कुछ टॉपिक फेडरल में अच्छे लिखे हुए हैं, कुछ पंजाब में। मैं बोल दिया करूंगा किसमें ज्यादा बेहतर लिखा हुआ है, तो फेडरल बोर्ड में जरा बेहतर लिखा हुआ है ये। तो दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहला है जी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और दूसरा है जी ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है कि अगर आप एक बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से सीधा फेंके, इस तरह सीधा, इनिशियली आपने उसको सिर्फ एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी दी है। ठीक है, एट फ्रॉम सम हाइट आपने उसको सीधा फेंका है, तो उसका जो पाथ है वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, क्योंकि हम बॉडी को इनिशियली हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। तो एक्स के लॉन्ग किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है, जीरो फोर्स है। प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्स के अंदर आपने कोई फोर्स कंसिडर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वैसे एक्स के लॉन्ग दो फोर्सेस लग रही है, एक जो इनिशियल हमने फेंकी और एक एयर फ्रिक्शन की लग सकती है। और अगर आप ऊपर कंडीशंस देखें आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो मैंने दोनों फोर्सेस को क्या बताया? हमने इग्नोर करना है। तो एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। अगर फोर्स नहीं है तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स के लॉन्ग चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स और फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स इक्वल होंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स और फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स दोनों वी आई के इक्वल होंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दी थी एक्स के अलोंग ही दी थी, वही फाइनल वेलोसिटी होगी हर पॉइंट पे। इस केस में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको रेंज कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको रेंज कहते हैं। और इसकी रेंज के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कोई बताएगा मुझे? जी, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इसकी रेंज के लिए, बताएगा कोई मुझे? सर रेंज का होता है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी, बिल्कुल गलत। और जो मैक्सिमम हो देखिए, जाता ये जो आपने प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला बोला है वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, वो इस्तेमाल होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, दूसरे के लिए। इसके लिए रेंज का फॉर्मूला डिफरेंट है। इसके लिए रेंज का फॉर्मूला क्या है? वी आई इंटू टी। ठीक है, ये चीज मैंने बतानी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसके यही काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला वी आई स्क्र साइन टू थीटा बाई जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने, वो ओब्लिक के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह हम लोग बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स की। वर्टिकल कंपोनेंट में फोर्स अलोंग वाई वेट की इक्वल होगी, कि ग्रेविटी की फोर्स को तो इग्नोर नहीं करना ना, उसके तो इन्फ्लुएंस चाहिए हमें। तो वाई के अलोंग एक्सेलरेशन जी के इक्वल है। है। यानी कि सर हम यहाँ पे सिर्फ एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। रेंज डिस्टेंस ही एक्स के लॉन्ग होता है ना। रेंज वो डिस्टेंस होता है जो बॉडी एक्स के लॉन्ग ट्रेवल करती है। ठीक है, जो वाई के लॉन्ग ट्रेवल करती है उसको हाइट कहते हैं। ओके सर, समझ आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी लॉन्ग वाई जीरो नहीं होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई और फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग वाई इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई कितना था जी, कोई बताएगा आप में से? इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई कितना था जी? जीरो। जीरो, वेरी गुड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग वाई किसका निकालेंगे? उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपको पता है, चले मैं इस साइड पे कर दूं, आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, कोई बताएगा मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन की?
इक्वेशन ऑफ मोशन की One लिमिटेशन है कि वो सिर्फ वन डायमेंशन में लगती है, सिंगल डायमेंशन में लगती है, और दूसरी लिमिटेशन है कि इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सिर्फ वाई एक्सिस प्रोजेक्टाइल के टू लॉन्ग लगाता हूँ, मोशन है। सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग मैं लगा रहा हूँ। तो वी एफ वाई कितना निकल आएगा जी? वी आई वाई कितना है? 0। और ए वाई कितना है? जी टी। तो कितना निकल आया वी एफ वाई? वी एफ वाई जी टी के इक्वल निकल आएगा, ठीक है। तो वी एफ वाई यहाँ पर बन जाएगा जी टी के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकल आएगा। इसी तरह अगर फाइनल वेलोसिटी का डिस्टेंस निकालना है, उसको हाइट कहते हैं। जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। और यहाँ पर हाइट निकालने के लिए आप लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। सबके साथ वाई सब्सक्रिप्ट लगा लेते हैं। तो एस वाई मतलब वाई कितना बन जाएगा? वी आई वाई कितना है जी? 0। और ए वाई कितना है? जी टी स्क्र। तो हाइट, यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला बन गया 1/2 जी टी स्क्र। तो ये हाइट होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। कौन से वाले प्रोजेक्टाइल मोशन की? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। ऑब्लिक के लिए वो दूसरा वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा/2 जी। ऑब्लिक के लिए वो जब बात करेंगे उसकी, तब उसकी बात करेंगे। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे आप देखें ना, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो वाई कंपोनेंट है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो अगर हमने फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो वो किससे इक्वल होगा? उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। अब एक्स कंपोनेंट कितना है? वो वी आई है। और वाई कंपोनेंट वी एफ वाई, ऊपर मैंने वैल्यू लिखी हुई है, देखें जरा, वी एफ वाई जी टी के इक्वल निकाला हमने, ठीक है। तो कितना निकल आएगा? जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी सर पॉइंट ये पे। ये सारे हॉरिजॉन्टल फॉर्मूलाज बॉडी याद होने। मूव कैसे कर रही है? हाँ जी। ये ऊपर अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो फिर ये बॉडी आगे कैसे गई? फोर्स तो लग रही होगी ना। देखिए ना, जरूरी तो नहीं है ना कि बॉडी पे फोर्स लगे तो वो मूव करे। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव कर सकती है ना। अगर एक अच्छा बॉडी ओके पे ओके नेट फोर्स 0 है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, यही केस हो रहा है यहाँ पर। एक्स के अलोंग उसमें यूनिफॉर्म मोशन है, वाई के अलोंग उसमें एक्सेलेरेशन है जो है, ठीक है। यस सर। आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स के अलोंग अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर रही है। अच्छा, इसी तरह किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के इक्वल होती है, ठीक है। लाइक यहाँ पर टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट है, और इसका एंगल, फाइनल वेलोसिटी का एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस से? तो एंगल निकालने के लिए हम इस एंगल को फाई कह लेते हैं। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का एंगल क्या है उसको फाई कह लिए। और वो किसका निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। एक्स तो टेन कंपोनेंट। इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट कितना है जी? जी टी बाय वी आई। तो इस तरह हम लोग फाइनल वेलोसिटी का एंगल निकाल लेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए याद होने चाहिए। यहां तक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का काम खत्म होता है। हम सेकंड टाइप पे चलते हैं जो कि ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में से, ठीक है। सो ओब्लीक, ओब्लीक का मतलब होता है एंगल लेस देन 90। तो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में हम बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देंगे एट सम एंगल, और वो जो पाथ है उसका, वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहीं से फर्क आपको पता लग जाएगा हॉरिजॉन्टल और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट था, यहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। ये बेसिक डिफरेंस है ओब्लीक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा जी, इस तरह इसके भी हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हैं जिस तरह ऊपर वाले के बनाए हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ जी। सबसे पहले फोर्स, फोर्स सेम, एक्स के लॉन्ग किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स अलोंग एक्स इज 0, ठीक है। एक्स के लॉन्ग फोर्स 0, एक्स के लॉन्ग एक्सेलेरेशन 0। अगर एक्सेलेरेशन 0 तो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स है वही फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स है। और इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स कितनी है जी? वी आई कोस थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स भी कितनी होगी? वी आई कोस थीटा ही होगी, क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है। इसके अलोंग जो डिस्टेंस होगा उसको रेंज कहेंगे, और उसकी रेंज का फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, वी आई स्क्र साइन 2 थीटा बाय
जी, ये रेंज का फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट्स की बात करते हैं। वाई के अलोंग फोर्स जीरो नहीं है, वो माइनस ऑफ वेट के इक्वल है, मतलब माइनस एम जी है। माइनस एम जी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने इनिशियली बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका था और ग्रेविटी नीचे की तरफ थी। तो ग्रेविटी और वेलोसिटी में ऑपोजिट साइन है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो वाई के अलोंग एक्सेलेरेशन भी कितना होगा? वो माइनस जी होगा। तो वाई के अलोंग चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई कितनी होगी? वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई इक्वल नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कितनी थी जी? वी आई साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई किस तरह निकालेंगे? वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लेते हैं। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। हाँ जी, तो वी आई वाई है जी वी आई साइन थीटा, ए वाई है हमारे पास माइनस जी टी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से आ गया। फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आ गया जी। और इसके लिए जो डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट कहते हैं। और इसकी जो हाइट का फॉर्मूला है वो क्या है? एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय टू जी। ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह हम लोगों ने इसकी फाइनल वेलोसिटी का एंगल और उसका मैग्नीट्यूड निकाला है, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। सेम ही होगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि अब हमारे पास वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट उसके डिफरेंट है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या है जी? वी एफ एक्स क्या है? वी आई कोस थीटा उसका स्केयर। और वी एफ वाई क्या है? वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्केयर। इसी तरह आप एंगल निकाल सकते हैं। किसका निकाला जी? टेन इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या है जी? वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। और एक्स कंपोनेंट क्या है? वी आई कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल और उसका फॉर्मूला निकल आएगा जी। यहाँ तक को मसला किसी को है तो बताए, किसी किस्म का कोई इशू है तो बताए यहाँ तक। सर जी यहाँ पर हम ग्राफ पर डिस्कस करेंगे जैसे कल किया था कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। नहीं, जरूर। देखिए, ग्राफ हमने जनरल डिस्कशन कर ली ना, कि स्लोप कब इंक्रीजिंग है, स्लोप जी कब डिक्रीजिंग है, एरिया कैसे निकालना है। जी। तो आप किसी भी तरह का ग्राफ आ जाए पूरे कोर्स में, अब आपको डिस्कस करना हम्म। आना चाहिए। ठीक है, इनकेस अगर कोई मसला आता है, आपको कुछ समझ नहीं आती, तो वो आप मेरे से पूछे। ठीक है, एक बार डिस्कशन कर ली ओके तो अब सर। थ्रू आउट कोर्स आप वही डिस्कशन है। स्लोप उसी तरह इंक्रीजिंग है, स्लोप उसी तरह डिक्रीजिंग है। अब हर टॉपिक के साथ अलग अलग करने बैठेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। ठीक है, तो एक बार आपको जर्नल समझा और दिया, सर वही जी चीज। स्लोप का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वाई ओवर एक्स एंड हाँ जी, देन चेंज इन डेल वाई वाई बाय ओवर चेंज इन डेल एक्स। एक्स। हाँ जी। जी तो ये दो फॉर्मूला है, अब जनरल फॉर्मूला तो यूज कर लेते हैं। डेल वाई ओवर डेल एक्स कब आता है यूज होने के लिए? दूसरा कौन सा बोल रही है आप? डेल वाई ओवर डेल एक्स, एक ही ये फॉर्मूला, वो चेंज दूसरा वाला फॉर्मूला कब? दूसरा कौन सा है? वाई ओवर एक्स भी होता है वाई ना? ओवर एक्स नहीं होता है। वाई ओवर एक्स। डेल वाई ओवर डेल एक्स ही होता है। वाई ओवर एक्स को फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, वाई ओवर एक्स आप तब इस्तेमाल ओके करते हैं सर। जब आपने इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन पे लिया हो। ठीक है, तो उसमें वाई टू माइनस वाई वन में जो वाई वन होता है वो जीरो हो चुका है, फिर वो वाई बाय एक्स आ जाता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला वही है, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू सर माइनस आप एक्स एक वन। क्वेश्चन ओके सर। करवा सकते हैं जिससे हम जज कर सके कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको अभी एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल खत्म नहीं हुआ, ये खत्म हो जाए फिर मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। नहीं, चले सुन ले पहले। चले सुन ले जरा, बाकी लोग भी सुन ले। कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में आपसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए वो इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करेगा कि अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर्स। तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल हुआ? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हुआ। ऑब्लिक के लिए क्या वर्डिंग इस्तेमाल करेगा? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, इस तरह का काम इस बोलेगा। और अगर वो के फ्रॉम सम हाइट हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो आप समझिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इन केस वो दोनों में कुछ नहीं बताता, वो कहता है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। जब उसने कह दिया प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, उसने कुछ नहीं बताया कि हॉरिजॉन्टल है या ओब्लिक है, तब वो ओब्लिक होगा। जर्नल केस कौन सा होगा? उसने कुछ नहीं बताया अगर सात प्रोजेक्टाइल के, तो फिर वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल ही होगा। ठीक है, क्लियर होगी जिसने सवाल पूछा था? जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, लेकिन याद रखनी ये बात, ये रिजल्ट सारे के सारे आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में के रिजल्ट्स में सबसे पहले हमारे पास है
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कि बॉडी को जब फेंका और जब वो गिरा, इस पूरे फ्लाइट में कितना टाइम लगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उसका फॉर्मूला आपने एफएससी में ड्राइव किया हुआ है, 2 VI sin θ/g, ये याद रखना फॉर्मूला। इसी तरह टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, टाइम ऑफ फ्लाइट स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर फिर हाईएस्ट पॉइंट से वापस लोएस्ट पॉइंट पे आने का टाइम होता है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगा हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम। तो वो जो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ होता है हमेशा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा VI sin θ/g। 2 VI sin θ/g को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो VI sin θ/g। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं जी मैक्सिमम रेंज की। चलें जी, मैं ओरल एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। फॉर मैक्सिमम रेंज, सुनिएगा जरा, सारे सवाल सुनेंगे जी, आंसर करेंगे सारे। फॉर मैक्सिमम रेंज वैल्यू ऑफ sin 2 θ विल बी, ऑप्शन है जी 45, 90, 1 या 0। 1 45 होगा, 2 मल्टीप्लाई 45 90 डिग्री 1 और फिर वो मैक्सिमम होगा। हाँ जी, सर एक 1 1 वन, एक ने 1 बोला, एक ने 45 बोला, बाकी। सर सर क्वेश्चन साइन टू दोबारा थीटा की रिपीट वैल्यू कीजिए 1 ना। होगी। फॉर मैक्सिमम 45 रेंज वैल्यू ऑफ sin 2 θ विल बी, ऑप्शन है जी 45, 90, 1 या 0। हाँ जी, 45 गुड थी, 4 1 होगी बच्चों ने। सर। हाँ जी, एक एक तलहा ने 1 कहा है, तबस्सुम ने 1 कहा है, बाकी कुछ 45 कह रहे हैं। अच्छा देखें जरा, इसको कहते हैं आपका ही 1 नॉलेज आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना कि, सुनिएगा जरा, ये ट्रिक काफी इस्तेमाल होती है एंटी टेस्ट में। इसमें आपका ही नॉलेज आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जब मैंने बोला कि मैक्सिमम रेंज, तो सबने मैक्सिमम रेंज सुना, फौरन सबके माइंड में क्लिक किया कि मैक्सिमम रेंज 45 पे होती है। ठीक है आपकी बात, लेकिन वो थीटा की वैल्यू 45 होती है। मैंने क्वेश्चन में sin 2 θ पूछा, थीटा नहीं पूछा, sin 2 θ पूछा। ठीक है, तो आंसर सल्ली से देना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के। ठीक है, आपका ही नॉलेज आपके 2 अगेंस्ट भी sin इस्तेमाल थीटा हो जाता है। cos थीटा। sin 2 θ जो है वो 1 होता है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता ओके, है VI² sin 2 θ/g। ठीक है, और अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो sin 2 θ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा जा ही नहीं सकती। और अगर आपसे 2 θ की वैल्यू पूछे तो वो कितनी होनी चाहिए? वो 90 होनी चाहिए। और अगर थीटा की वैल्यू पूछे तो वो 45 होनी चाहिए। तो यहाँ 45 पर आपने, मैंने जो आंसर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर 1 था। ठीक है, तो यहाँ से आर मैक्सिमम कितना निकल आएगा? sin 2 θ तो 1 हो गया, तो वो बन गया VI²/g। जी। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि आर कितना निकल आएगा? VI²/g, आर मैक्सिमम है ना, तो आर मैक्सिमम इंटू sin 2 θ। तो ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए। इसी तरह आपके पास अगर हाइट गिवन है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल की हाइट 100 मीटर है, उसकी रेंज निकाले, उसको 45 के एंगल पे फेंका है, तो रेंज कैसे निकालेंगे? उसके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो हाइट के फॉर्मूला से पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर रेंज निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसीलिए आप हाइट और रेंज के दरम्यान का रिलेशन याद रखें, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। क्या फॉर्मूला है इसका जी? R tan θ = 4h। हाइट गिवन है, रेंज निकालनी, रेंज गिवन है, हाइट निकालनी, तो याद रख लेगा। और अगर आर मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो 4h निकल आएगा, क्योंकि आर मैक्सिमम के लिए tan θ tan 45 हो जाएगा ना, रेंज मैक्सिमम है अगर, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ tan θ, सुनिएगा जरा सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ tan θ हाइट एंड रेंज आर इक्वल, 76 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 56 डिग्री, या नन ऑफ दीज? 76 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ tan θ रेंज एंड हाइट आर इक्वल, ऑप्शन है जी 76, 45, ठीक है, एंड 76 76। हाँ जी, और कोई? जी देखें, फिर से आप लोगों ने गलती वही की है जो मैंने बोला है, कि आपका नॉलेज आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। मैंने tan θ की वैल्यू पूछी है, मैंने थीटा नहीं पूछा। तो हाइट और रेंज जब इक्वल होंगे तो tan θ 4 के इक्वल बनता है, तो आंसर नन ऑफ दीज है। और थीटा कितना बनता है? tan−1 ऑफ 4, जो कि 76 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये आपका नॉलेज आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ख्याल करना है इस चीज का। अच्छा जी,
इसी तरह अगर आपने हाइट गिवन है और रेंज निकाल ली है, इसी तरह अगर आपने रिलेशन निकालना है बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हाइट गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, हाइट निकालनी है। उसका क्या फॉर्मूला है? GT² इज इक्वल टू 8h। ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने रिलेशन निकालना है बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो कैसे निकालेंगे? चलो उसके लिए मैं थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेता हूँ। ये जो ऊपर GT² इज इक्वल टू 8h है ना, एच की जगह हम लोग r tan θ/4 भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो जो r tan θ इज इक्वल टू 4h है ना, वहां से h निकल आएगा r tan θ/4, ठीक है। ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2r tan θ। तो GT² इज इक्वल टू 2r tan θ। ये हाइट और सॉरी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान का रिलेशन। चलें जी, इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जी? ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है? 90। तो अगर दो प्रोजेक्टाइल इस तरह फेंके गए कि उनका सम 90 एंगल का, तो उनकी रेंज इक्वल होगी, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया 20 डिग्री पे, एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया 70 डिग्री पे, तो 20 और 70 दोनों का सम 90 है, तो उनकी रेंज क्या होगी? बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज भी याद रखें। अच्छा जी, इसके बाद मैं एक MCQ करवा रहा हूँ। पहले मैं नीचे एक MCQ लिखता हूँ, फिर ऊपर मैं लिख लूंगा इन्फॉर्मेशन। MCQ है अ बॉडी, प्रोजेक्टाइल, अ प्रोजेक्टाइल is thrown for maximum range with initial kinetic energy E, then its kinetic energy at highest point will be, ऑप्शन है जी 0.5 E, 0.71 E या 0.86, या E कर लेगा, E। जी जीरो। बताएं जी आंसर। जीरो। दो बच्चों, तीन बच्चों ने आंसर दिए जीरो, बाकी लोग भी शाबाश आंसर करें, कोई बात नहीं, गलत होता तो समझ नहीं आया। ठीक हो। एक सर आगे के एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको ई दी है, आपने हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी। सर 0.5। 0.5 ई, एक बच्चे ने 0.5 ई ऑप्शन दिया है। चलें जी, कोई जीरो को एक्सप्लेन करेगा? जी सर जीरो क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे आप पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों कह रहे हो? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करती, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या जीरो होगी? सर काइनेटिक एनर्जी तो पूरे उसमें जीरो होती ही नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है, समझ आई बात की। अच्छा सुने जरा, हाईएस्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे हाईएस्ट पॉइंट की। अच्छा, प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, तो किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट की। हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में बॉडी रुकता नहीं है, बल्कि बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता है, तो उसकी सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है विच इज VI cos थीटा, ठीक है। तो अगर आप एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंके, उस वक्त उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन प्रोजेक्ट उस वक्त फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें, तो प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा होता है, रुकता नहीं है, क्योंकि अगर वो रुके तो वहीं पे गिर जाए। तो फिर वो क्या होता है कि वो इस तरह हॉरिजॉन्टली जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम तो होती है, लेकिन जीरो नहीं होती। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम होगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ एक्स कंपोनेंट की इक्वल होगी, विच इज VI cos थीटा।
ठीक है, तो अब देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हाँ जी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m VH²। और VH कितना निकाला है हमने, VI² cos² थीटा, VI cos थीटा निकाला ना हाईएस्ट पॉइंट का। अब ये 1/2 m VI², ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू cos² थीटा निकला है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना हाईएस्ट काइनेटिक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर ही नहीं रहे हम लोग, मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉइंट हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए डिस्कस करें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो आता ही हाईएस्ट पॉइंट से है ना, ठीक है, तो इसलिए उस पर दोबारा हाईएस्ट पॉइंट आएगा ही नहीं। अच्छा जी, इसी तरह अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछ ले तो उसका फॉर्मूला भी इसी तरह ड्राइव हो जाता है, और उसका फॉर्मूला बनता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू sin² थीटा। अगर मोमेंटम का पूछ ले तो मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट किस इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम इंटू cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने हाईएस्ट पॉइंट के लिए याद रखने हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किस इक्वल होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू cos² थीटा। थीटा गिवन है सवाल में कि नहीं गिवन, देखें जरा बताएं मुझे। मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका करो 45। 45, एंड cos 45 इज 1/√2, उसका स्केयर है। जब भी कोस या साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्केयर हो तो पहले उसकी वैल्यू पुट करनी है, बाद में स्केयर लेना होता है। तो 1/√2 का स्केयर 1/2 हो गया, तो ठीक है, तो वो बन गया 0.5। तो 0.5 ही हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दें कौन सा वाला फॉर्मूला, जो यूज किया। ये ऊपर मैंने बताया ना, अभी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट किससे इक्वल होगी, 1/2 m वो v स्केयर, और v यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी, जो कि मैंने बताया VI cos थीटा के इक्वल है। तो VH स्केयर की जगह VI cos थीटा का जब स्केयर लगाया तो VI² cos² थीटा बन गया। अब यहाँ पर 1/2 m VI² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू cos² थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकल आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू cos² थीटा। क्लियर होगी बात ये। चलें जी, सर चैप्टर हम इसे नंबर, ऐसे देख रिजल्ट वेलोसिटी वो जरा दोबारा बोले, आपने क्या बोला, आपकी आवाज बड़ी खराब हुई है। दो कंपोनेंट्स का एक सर कि हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है सर 1/2 mv² के फॉर्मूला में वो एक्स और वाई कंपोनेंट से बनती है, तो अगर एक जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एंगल पे डिपेंड करता है ना, ठीक है, उसके लिए एंगल पे डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर एंगल में 60 रख लेता फिर आंसर डिफरेंट आना था, फिर वो 50% नहीं आना था, 0.5 ही नहीं आना था, डिफरेंट आंसर आना था, ठीक है। तो इसीलिए जो आप केस कह रहे हो, आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, एक्स और वाई। जब हाईएस्ट पॉइंट है तो उसमें एक कंपोनेंट जीरो हो गया, तो वेलोसिटी सेकंड कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, और सेकंड कंपोनेंट की क्या वैल्यू है वो एंगल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जी, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, काफी लेंथी चैप्टर था। तो इसमें कोई मसला मसाइल किसी को है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।